मुश्किल से टाइम मिल पाया, आपको पता है डबल जॉब चल रही है, क्या कर सकते उसके लिए। आज हम लोग हाइड्रोजन फिनिश करेंगे बच्चों, और ऐसे ही मिलते जुलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और भाई इससे बेस्ट ऑप्शन, मैं कुछ सरप्राइज आपको देने वाला था, राइट? मैं कुछ सरप्राइज आपको देने वाला था। सरप्राइज ये था बच्चों, क्या देने वाला था सरप्राइज में, कुछ तो देता ही हूं हर बार जब भी मिलता हूं, कुछ तो आपको दे देता हूं। क्या देने वाला था सरप्राइज में वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है बच्चों? आइए मैं उसकी बात कर लेता हूं। भाई सरप्राइज कुछ ऐसा था कि एक सेकंड, है ना, सरप्राइज कुछ ऐसा था बच्चों कि जैसे मान लो आपको भी पता है बहुत अच्छे से कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, ठीक है? आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, मुझे यही लिखना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी का आपको मैंने याद करो, ठीक है? क्या क्या है, ठीक है। वैसे प्रॉब्लम्स आती है ना, घेर के आती है, हर तरफ से आती है, वही हो रहा है ना। मैं कल पंडित जी से मिला यार, ठीक है? आपको एक कहानी सुनाता हूं, मैं कल अपने पंडित से मिला, ठीक है? चलो भाई एक सेकंड में ना मुझे कॉल करना पड़ेगा स्टूडियो पर्सन से, ठीक है? रिवीजन चालू करवाना है, रिवीजन जो आप लोगों के मन में भी था, कई लोगों का कॉल भी आया, मैसेज भी आया, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा आज ही, ठीक है? भैया ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे लिखने पे ना वहाँ ये हो रहा है, कोई रेज हो जा रहा है यहाँ पे, नहीं देखो ना, हाँ हाँ करेक्ट, और इस पे चल नहीं रहा, नहीं लास्ट टाइम दोनों पे चल रहा था, तो वो डुप्लीकेट होने में प्रॉब्लम आया, मैंने कहा ठीक है, कर लीजिए कॉल। हाइड्रोजन चैप्टर हम पढ़ रहे थे, और हाइड्रोजन चैप्टर में हमें आज हाइड्राइड्स वाले पोर्शन से आगे पढ़ना है। तो आज हम हाइड्राइड्स पढ़ेंगे, वाटर पढ़ेंगे, आइस पढ़ेंगे, और ठीक है? तो हाइड्रोजन चैप्टर में मैंने हाइड्राइड से पहले वाला पोर्शन कर रखा है, आइए समझे हाइड्राइड्स क्या है। अच्छा, हाइड्राइड से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, हाइड्राइड से जस्ट पहले एक छोटा सा टॉपिक एनसीईआरटी में, यूजेस ऑफ H2 पे। तो आज आपका हाइड्रोजन फिनिश हो जाएगा, 2 लेक्चर में फिनिश होना था, आज आपका हो जाएगा। आइए यूजेस ऑफ H2 की बात कर लेते हैं आज का लेक्चर, ठीक है बच्चों? चलिए आइए, सो आज रात हमारे साथ बिताएंगे आप सब लोग, यूजेस ऑफ H2 हम करेंगे। क्या हो रहा है, ठीक है? कुछ कुछ तो हो रहा है जिंदगी में। यूजेस ऑफ H2, ठीक है? आइए यूजेस ऑफ हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस कहां कहां इस्तेमाल होता है, एक यूज आप अपने हिसाब से तो बताइए सोच के कि हाइड्रोजन कहां इस्तेमाल हो रहा है। हाइड्रोजन के लिए मैंने आपको एक यूज, बहुत पॉपुलर यूज बता रखा है, एक यूज आप अपने हिसाब से तो बताइए सोच के कि हाइड्रोजन कहां इस्तेमाल हो रहा है। हाइड्रोजन के लिए मैंने आपको एक यूज, बहुत पॉपुलर यूज बता रखा है, इतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि इसको हम रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इतना ज्यादा एनर्जी जहां लगता है, रॉकेट फ्यूल की तरह इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहला आप लिख लो कि सर इट इज रॉकेट फ्यूल की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन गैस को, ठीक है? अरे यार आपको याद है कि हमने बॉर्न हैबर प्रोसेस भी तो पढ़ा था लास्ट में, है ना? अब बॉर्न हैबर प्रोसेस में अमोनिया फॉर्मेशन हो रहा था, और अमोनिया बनेगा तो फर्टिलाइजर बनेगा, फर्टिलाइजर बनेगा तो खेती होगी, खेती होगी तो भाई आप खाना खा पाओगे। तो यहां पे लिखो द सेकंड इज इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अच्छा अच्छा, अमोनिया के फॉर्मेशन में यूज होता है, तो हमारा काम क्या है, यहां पे ब्रैकेट में लिखोगे फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनाने के लिए हम काम लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक और चीज मैंने लास्ट में बताई थी आपको, एक और चीज जो मैंने आपको लास्ट में बताई थी कि सर रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, उस हाइड्रोजन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो वनस्पति फैट्स भी आपको प्रोड्यूस करता है, जिसमें वनस्पति घी था एंड सो ऑन। तो यहां पे तीसरा उसका यूज लिखेंगे, इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ वनस्पति घी, यूज्ड इन द फॉर्मेशन, आपको मैंने एग्जांपल भी बताया था वनस्पति का, इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ वनस्पति घी, घी और ब्रैकेट में बेटा लिख देंगे ऑयल, ठीक है ना? इसका एग्जांपल था मार्गरीन, याद आ रहा है? इसका एग्जांपल था मार्गरीन। HA कह रहे पैसे वापस करो, बेटा मेरा नंबर है आपके पास, आपको अगर पैसे चाहिए तो मैं दूसरी जगह जॉब कर रहा हूं, उसमें से आपका भी दे दूंगा, बाकियों का दे रहा हूं, आपका भी दे दूंगा। अगर आपको 1% भी लगता है कि आपको दिक्कत हो रही है कुछ दूंगा, अगर आपको 1% भी लगता है कि आपको दिक्कत हो रही है, कुछ हो रही है, तो मैं यही चाहूंगा आप अपने पैसे ले लीजिए, नो इश्यूज, ठीक है? चलिए बहुत अच्छा, किसी ने पकड़ा है, तुषार ने, बहुत बढ़िया लड़का पढ़ने वाला है, तो तुषार ने पकड़ लिया कि सर आप ही ने तो बताया था कि सिन गैस और हाइड्रोजन वाटर गैस, तो सिन गैस में CO plus H2 was used in the formation of methanol, तो बेटा it is used in formation of methanol। और ऐसे ही अगर तुषार जी आप पढ़ते रहे तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हाइड्रोजन से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? और मिथेनॉल से कैसे फॉर्मेशन होता है, तो जो CO गैस है प्लस H2 गैस है, ये सिंथेसिस करता है जाके मिथेनॉल गैस का CH3OH का, बोलो क्लियर क्या? इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल CH3OH। चलिए यार अगर आपको ये भी पता, HA कह रहे पैसे वापस करो, बेटा मेरा नंबर है आपके पास, आपको अगर पैसे चाहिए तो मैं दूसरी जगह जॉब कर रहा हूं, उसमें से आपका भी दे दूंगा, बाकियों का दे रहा हूं, आपका भी दे दूंगा। अगर आपको 1% भी लगता है कि आपको दिक्कत हो रही है, कुछ हो रही है, तो मैं यही चाहूंगा आप अपने पैसे ले लीजिए, नो इश्यूज, ठीक है? चलिए
ऐसे ही अगर तुषार जी आप पढ़ते रहे तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हाइड्रोजन से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और मिथेनॉल से कैसे फॉर्मेशन होता है, तो जो CO गैस है प्लस H2 गैस है, ये सिंथेसिस करता है जाके मिथेनॉल गैस का CH3OH का, बोलो क्लियर क्या? इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल CH3OH। चलिए यार, अगर आपको ये भी पता है कि सर हम इसको यूज्ड टू मेक HCl गैस, बेटा हाइड्रोक्लोरिक गैस बनाने के लिए, अच्छा कैसे बनता होगा हाइड्रोक्लोरिक गैस? बड़ा सिंपली है, हाइड्रोक्लोरिक गैस अगर आपको बनाना है तो H2 गैस को Cl2 गैस के साथ कुछ कुछ कराना होगा, और बेटा कुछ कुछ होता तो है ही ना, दैट मींस रिएक्शन होगा, ट्वाइस HCl गैसियस फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जब इसको कंडेंस करेंगे, टेंपरेचर लो करेंगे तो हर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ये भी होगा। चलिए पीडीएफ कहां है बाकी क्लास का, यही प्रॉब्लम बेटा, आपको पता ही नहीं है काफी चीजें कहां हो रही है, बेटा पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर्ड है। आइए सर, रॉकेट फ्यूल हो गया, एक और चीज, एटॉमिक हाइड्रोजन जो है, एटॉमिक हाइड्रोजन क्या बहुत ज्यादा एनर्जी देने पर बनता है भाई? H2 से H, एटॉमिक हाइड्रोजन का क्या मतलब है? एटॉमिक हाइड्रोजन का मतलब हुआ कि सर H2 से एटॉमिक हाइड्रोजन का मतलब हुआ कि जब हम H2 गैस, दो हाइड्रोजन को तोड़ के हाइड्रोजन बना रहे, H2 से H बना रहे, दिस इज एटॉमिक हाइड्रोजन। अब एटॉमिक हाइड्रोजन जब हम बना रहे तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगी होगी, हमने पढ़ा है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगी होगी क्योंकि वेरी स्ट्रांग बॉन्ड है। तो लिखो एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन। ऑक्सी हाइड्रोजन का मतलब है जो वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है, और वो तरह तरह की पटाखे जैसी लाइट्स निकलती है, वो वही है, ऑक्सी हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन इज यूज्ड इन वेल्डिंग एंड कटिंग। बेटा वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है और इसको कटिंग में भी इस्तेमाल होता है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी, वेल्डिंग में भी इस्तेमाल होगा, कटिंग में भी इस्तेमाल होगा, कोई दिक्कत थोड़ा है भाई। और चैट इतना लिख रहा है, इसका मतलब कुछ तो ज्यादा चैट पे ध्यान है, चैट कम लिखिए, इस पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान रखिए बच्चे। चलिए जी, अच्छा अब हो गया आपका यूजेस ऑफ H2 इतना ज्यादा हो गया है, नाउ लेट्स कम फॉर हाइड्राइड्स, ठीक है ना। हाइड्राइड्स की हम चर्चा करते हैं, अगले हम स्लाइड पे जाते हैं और हाइड्राइड्स आपको पढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट है, सवाल आए हुए, ठीक है। हाइड्राइड्स इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आता है, आइए पढ़ते हैं हाइड्राइड्स के बारे में। सर ये हाइड्राइड्स होता क्या है? हाइड्राइड्स होता क्या है? अच्छा, नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइड, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड, फास्फोरस से रिएक्शन करके फास्फाइड, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड, क्लोरीन से रिएक्शन करके क्लोराइड, फ्लोरीन से रिएक्शन करके फ्लोराइड, ब्रोमीन से रिएक्शन करके ब्रोमाइड, आयोडीन से रिएक्शन करके आयोडाइड। हाइड्राइड क्या, इतने में तो क्लियर हो गया होगा, कोई भी सब्सटेंस दुनिया में हाइड्रोजन से रिएक्शन करके जो कंपाउंड बना रहा है वो हाइड्राइड है। हां, डेफिनेशन सुनिए, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड, हाइड्रोजन लगभग सारे कंपाउंड से रिएक्शन करता है एक्सेप्ट नोबल गैस, और रिएक्शन करके जो बनता है उसी को हाइड्राइड कहते हैं। इसी को लिखेंगे कि सर हाइड्राइड क्या है? हाइड्रोजन से रिएक्शन करके बनने वाला कंपाउंड। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड एंड फॉर्म्स हाइड्राइड। हाइड्रोजन जो है रिएक्ट्स विद ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड एंड फॉर्म्स हाइड्राइड, हाइड्राइड बनाता है, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड एंड फॉर्म्स हाइड्राइड, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे ब्रैकेट में लिखोगे एक्सेप्ट नोबल गैस, बेटा नोबल गैस से रिएक्शन नहीं करता है, नोबल गैस से रिएक्शन नहीं करता है और ये हाइड्राइड बनाता है, बढ़िया। नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइड, फास्फोरस से फास्फाइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, फ्लोरीन से क्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, आयोडीन से आयोडाइड। तो सर हाइड्राइड आपके पास हो गया। अब ये तीन तरीके के होते हैं कि सर जो हाइड्राइड होता है इट इज बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। जो हमारा हाइड्राइड होता है बेसिकली ये तीन तरह का होता है। पहला होता है आयोनिक और सैलाइन हाइड्राइड, पहला होता है आयोनिक और सैलाइन हाइड्राइड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेकंड होगा कोवलेंट और मोलिक्यूलर हाइड्राइड, आयोनिक और सैलाइन और सॉल्ट लाइक। सॉल्ट लाइक का मतलब हो गया, आगे जाकर पढ़ेंगे, सॉल्ट का मतलब NaCl की तरह की बात कर रहा है, सॉल्ट लाइक का मतलब है कि NaCl की तरह की बात हो रही है, ठीक है। सॉल्ट लाइक का मतलब है NaCl की बात हो रही है। कोवलेंट और मोलिक्यूलर हाइड्राइड, कोवलेंट और मोलिक्यूलर हाइड्राइड। एंड थर्ड जो आपके पास आता है वो आता है मेटालिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड, मेटालिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड, ठीक है। सॉल्ट टाइप हाइड्राइड, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो बता रहे थे, अरे आपको मैं ये बता रहा था कि बस आपको NCERT लाइन बाय लाइन जो मैं बुक के फॉर्म में सोच रहा था रिलीज करूं, और शायद मैं उससे पैसे भी कमाता, लेकिन अब मैंने सोच लिया भाई जिंदगी में पैसे नहीं कमाने, ठीक है ना, और पैसे है भी नहीं, है ना। बाकी मैं आपको वो फ्री में दूंगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगी है, लाखों की है, ठीक है, बहुत लाखों रुपए उसमें खर्च हुए मेरे, उसको बहुत ईमानदारी से पढ़ना बच्चे, है ना, उससे सिलेक्शन होता है, हुआ है और होगा भी आपका। चलिए आते हैं सर, तीन तरह के हमने हाइड्राइड्स पढ़ लिए, आयोनिक और सैलाइन हाइड्राइड और सॉल्ट टाइप, कोवलेंट और मोलिक्यूलर हाइड्राइड, मेटालिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आयोनिक हाइड्राइड की बात करेंगे, मतलब ऐसा कंपाउंड, ऐसा हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद अगर कंपाउंड आयोनिक बनता है तो वो आयनिक हाइड्राइड है। फिर समझेंगे, हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद कंपाउंड बनेगा वो हाइड्राइड है, लेकिन अगर वो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड बना रहा है दैट मींस वो आयनिक हाइड्राइड है। अच्छा, कौन आयनिक बॉन्ड बनाता है? तो पता चला कि सर S ब्लॉक वाले, द कंपाउंड फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है, उसको कहते हैं हाइड्राइड। लेकिन अगर हाइड्राइड S ब्लॉक से बनता है, मेटल से बनता है, तो वो मेटालिक हाइड्राइड है। मेटालिक कह रहा हूं, आयनिक हाइड्राइड, क्योंकि S ब्लॉक वाले आयनिक बनाते हैं, आयनिक बना के आयनिक हाइड्राइड होता है। चलिए कहां पर पढ़ना है उसे बेटा ऐप पे दे दूंगा आपको, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। आयनिक हाइड्राइड, आयनिक और सैलाइन हाइड्राइड की बात करते हैं। कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड की बात कर रहा है? हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद वाला कंपाउंड। कंपाउंड्स formed after reaction of hydrogen and S block। बेटा हाइड्रोजन और S ब्लॉक वाले अगर मिल जाएं तो S ब्लॉक आयनिक कंपाउंड बनाता है, बोलो क्लियर क्या? जैसे कि आपके सामने लिखा हो लिथियम हाइड्राइड बना रहा है, समझ में आ रहा है? जैसे कि सोडियम हाइड्राइड बना रहा है, बहुत अच्छी बात। पोटेशियम हाइड्राइड बना रहा है, रुबिडियम हाइड्राइड बना रहा है, सीजियम हाइड्राइड बना रहा है। ये प्लस है, ये माइनस है, +1 है, ये -1 है, दोनों आपस में मिले और कुछ कुछ हुआ है, उसी का रिजल्ट है बेटा हाइड्राइड फॉर्मेशन। सिमिलर कंडीशन में बेटा लिथियम के बाद यहां बेरिलियम है H2, मैग्नीशियम है H2 के साथ, कैल्शियम है H2 के साथ, स्ट्रोंशियम है H2 के साथ, बैरियम है H2 के साथ। ये सारे क्या है बेटा? आयोनिक हाइड्राइड्स है, क्योंकि S ब्लॉक वाले आयनिक बॉन्ड बनाने में बिलीव करते हैं। अच्छा, कुछ खास बात मैंने भी तो आपको पढ़ा रखी है जब मैं S ब्लॉक पढ़ा रहा था, और वो ये है कि अगर स्मॉलर केटाइन है तो कोवलेंट कैरेक्टर होगा फाजांस रूल से। बच्चे अगर स्मॉलर केटाइन है तो क्या कोवलेंट कैरेक्टर होगा फाजांस रूल से?
स्मॉलर केटाइन कोवलेंट कैरेक्टर होगा फजांस रूल से बेटा, दीज शो कोवलेंट कैरेक्टर, दीज शो लिखो यहां पे सिग्निफिकेंट कोवलेंट कैरेक्टर। सिग्निफिकेंट कोवलेंट कैरेक्टर का मतलब हुआ कि भाई इसमें अच्छा खासा कोवलेंट कैरेक्टर है। क्या है? फजांस रूल से हमने पढ़ा है स्मॉलर केटाइन मोर पोलराइजिंग पावर, जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। हां या ना बोलना तो पड़ेगा कमेंट में। चलिए भाई, BeH2 और MgH2 जो है यहां पे, ये हमारे पास ये खास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 के जो ऊपर के दो एलिमेंट्स हैं, ये BeH2 और MgH2 याद करो। सर ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉलीमर बनाते हैं, याद आ रहा है। सो BeH2 और MgH2 आर पॉलीमेरिक इन नेचर। यहां पे लिखेंगे कि इसमें से भी जो BeH2 है बेटा और जो मैग्नीशियम हाइड्राइड है आर पॉलीमर, या लिखेंगे यहां पे कि पॉलीमेरिक इन नेचर। कोई परेशानी तो नहीं है ना भाई? दिस सो सिग्निफिकेंट कोवलेंट कैरेक्टर BeH2 MgH2 आर पॉलीमेरिक इन नेचर। आगे बढ़ जाए क्या बेटा? PDF दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, सो आयनिक हाइड्राइड आपका फिनिश हो गया है। आयनिक हाइड्राइड का मतलब S ब्लॉक से बनने वाले हाइड्राइड। S ब्लॉक से हाइड्राइड कैसे बनेगा? S ब्लॉक वाले हाइड्रोजन सर ये करते हैं तो S ब्लॉक से हाइड्राइड बन जाएगा और ये रहे आपके सामने। अरे सर मजा ही आ गया। अब आ जाओ कि सर हम बात करें किसकी? ओंगे आओ और हां भाई कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड की। रेडी है भाई? सेकंड पेज अब हम खोलेंगे और लेकिन आयनिक हाइड्राइड भी लिख ले थोड़ा सा, और इसके दो तीन पॉइंट्स है वो भी पढ़ ले। चलिए, अब देखो ये आयनिक बॉन्ड बना रहा है, स्ट्रांग बॉन्ड बना रहा होगा। आयनिक बॉन्ड बना रहा है तो स्ट्रांग बॉन्ड बना रहा होगा, ये बात क्लियर है ना? ठीक है, तो यही बात को हम यहां पे रिपीट करेंगे कि जो आयोनिक हाइड्राइड है, जिसको हम सैलाइन हाइड्राइड भी बोलते हैं, ये क्रिस्टलाइन होंगे कि आयनिक बॉन्ड्स आर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। अब क्रिस्टलाइन होंगे, स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो जल्दी टूटेगा नहीं। अब जल्दी टूटेगा नहीं तो इसको लिखते हैं बेटा दिस इज नॉन वोलाटाइल। बहुत बढ़िया, दिस नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल है तो सर सॉलिड स्टेट में तो क्रिस्टल फॉर्म में होगा, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल फॉर्म में होगा, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, नॉन वोलाटाइल एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। ठीक है ना? क्रिस्टलाइन इन नेचर। आयोनिक हाइड्राइड क्रिस्टलाइन तो हो गया बेटा। देखो यहां पे नॉन कंडक्टिंग इन नेचर क्या हो जाएगा? नॉन कंडक्टिंग इन नेचर, नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। कहानी सुनना कि सर आयनिक हाइड्राइड जो है वैसे तो आयनिक बॉन्ड बना रहा है, स्ट्रांग बॉन्ड बना रहा है। अब आयनिक बॉन्ड क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टलाइन के फॉर्म में होते हैं, इसके 3D डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। भाई वो नॉन वोलाटाइल है, आग लगने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन कंडक्टिंग नेचर का है जब सॉलिड स्टेट में होगा। नॉन कंडक्टिंग इन नेचर व्हेन सॉलिड। ब्रैकेट में लिखें कि जब वो सॉलिड है तो भाई बहुत पैक्ड बॉन्ड बना रहा है, टाइट बॉन्ड बना रहा है, तब वो कोई कंडक्टिंग नहीं करेगा। बोलो क्लियर क्या? अच्छा, अब देखो यहां पे कि सर ये तो आपके पास हो गया आयनिक हाइड्राइड क्रिस्टलाइन है। अरे बेटा, लेकिन अगर इसको मेल्ट कर दूं, बट इसी को अगर मैं मेल्ट कर दूं, अब मेल्ट कर दूंगा तो बेटा पानी आएगा। मेल्ट का मतलब क्या हुआ? लिक्विड फॉर्म में। अब लिक्विड हो गया तो लिक्विड में आयंस मूव करते हैं, तो लिक्विड में आयंस मूव करेगा तो भाई कंडक्टिंग नेचर का हो जाएगा। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा है हाउएवर देयर मेल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाई सॉलिड स्टेट में तो भले ही ये कंडक्टिंग नहीं है, सॉलिड स्टेट में तो ये कंडक्टिंग नहीं है, हाउएवर देयर मेल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे लिखेंगे हाउएवर देयर मेल्ट कंडक्ट्स, हाउएवर देयर मेल्ट, नॉट MET, हाउएवर देयर मेल्ट या मेल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। काहे? अगर मेल्ट इलेक्ट्रिसिटी काहे कंडक्ट कर पा रहा है? काहे कि भाई मेल्ट में लिक्विड हो गया, आयंस मूव करने लगे, मूव से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। क्लियर है? चलो अब आ जाओ यहां पे कि सर इलेक्ट्रोलाइसिस करने से हाइड्रोजन पे क्या होगा? आइए इलेक्ट्रोलाइसिस करने से क्या होगा आइए समझते हैं। तो देखिए आयनिक हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करो, आयनिक हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करो यहां पे ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। आयनिक हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करो, क्या होना है? ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इट रिलीजेस H2 गैस। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इट रिलीजेस H2 गैस। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रोलाइसिस करने से H2 गैस रिलीज करता है। बहुत बढ़िया। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इट रिलीजेस H2 गैस, और कहां रिलीज करता है? एट एनोड। काहे पता चला? सर क्योंकि एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? एनोड पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है? सर एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज पे कौन आएगा? H-। सो दो H- आयन इसमें आएंगे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होगा यहां पे एंड H2 गैस इवॉल्व हो जाएगा एनोड पे। बोलो क्लियर है क्या? H2 गैस इवॉल्व हो जाएगा एनोड पे, और H2 गैस, दो H2 गैस कैसे निकलेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से हटाना पड़ेगा, सो 2 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हटेगा ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इट रिलीजेस H2 गैस एट एनोड। बोलो क्लियर क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए अब आ जाओ यहां पे ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इट रिलीजेस H2 गैस एट एनोड। चलिए क्लियर क्या? HA बेटा, आप मुझे मैसेज करो ना, मैं आपके पैसे वापस कर रहा हूं, आप बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट मत करो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना? मैं किसी भी हूं भाई, अगर मान लो मैं डिनर करता हूं और मैं 1 महीने डिनर नहीं करूंगा तो आपके मैं पैसे दे सकता हूं भाई। किसी भी हद तक जाके आपको नाराज करने का मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, आप खुश रहें किसी भी हाल में, ठीक है? मैं अपनी तरफ से जितना बन पा रहा हूं उतना कर पा रहा हूं। अभी मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, तो प्लीज बड़े आराम से पढ़िए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दिमाग फट जाएगा, ठीक है? डोंट फोर्स मी। मतलब मैं तो जो टीचर्स वीडियो बना रहे ना, सामने वाले पे कितना प्रेशर है वो समझ नहीं रहे। हमारी भी फैमिली है, हमारे भी लोग डरे होते हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना मैसेज की, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं मन में, लेकिन मैं किसी को क्या बताऊं, झेल रहा हूं, मन में रखा हुआ और रखूंगा हमेशा। और ये सब गलती मैं नहीं करूंगा कि दूसरे को प्रेशर में आके मैं अपने परिवार को कुछ हानि नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं भी इंसान हूं, मुझे भी परेशानी आती है, मैं क्या करूं? अब मैं हार चुका हूं, ठीक है? मैं बहुत ज्यादा अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन अभी मैं अपने जो हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उनके साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था। उन्होंने पता एक बड़ी अच्छी बात बोली और मुझे हार्ट मतलब लग गया, दिल पे लग गया। अच्छी बात ये लगी कि भाई आज विराट कोहली ने कुछ 186 रन मारे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 186 रन मारे और उसकी तबीयत खराब थी। एक बार थॉट आ रहा था कि यार कल क्लास ले, मेरा मन बिल्कुल हार गया हूं, बहुत ही दिन भर मैं घुमा हूं, दिन भर मैं उनके पास वो जो सर है उनको वीडियो बना रहे हैं, उनको मैं दिन भर हाथी जोड़ रहा हूं, दिन भर ये सब मत करो, किसी का भला नहीं है और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप इतना वो कर रहे हो, बट फिर भी कोई बात नहीं, होता है तो होता है, होगा, ठीक है? तो उसके बाद हाँ, तो उन्होंने बताया कि भाई तबीयत खराब थी विराट कोहली की और फिर भी उसने 186 रन मारा। मैं कहा यार मेरे को क्लास लेना चाहिए, आई शुड लर्न फ्रॉम विराट कोहली, चाहे कितनी प्रॉब्लम आ जाए मुझे तो क्लास लेना है, लेना है। अब ऐसा ना कुछ बोले प्लीज।
प्लीज बहुत वैसे हूं अभी स्ट्रेंथ मोड में हूं, ठीक है। बहुत आसान है ये कहना, यहाँ पे आके उसको निभाना बहुत मुश्किल है। जब आपको पता है कि आपने पिछले 5 साल की गाड़ी कमाई लगा दी हो और लोग फिर भी बोल रहे हो कि यार मैंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, कितना बुरा लगता हो। आपके पास कुछ नहीं बचा है, आप आज घर का रेंट नहीं पे कर पा रहे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पे कर पा रहे, कोई बात नहीं, बट लोग फिर भी आपको ताना मारेंगे, अच्छा ये इसको बोलो, इसको गालियां दो, क्यों? क्योंकि मुझे व्यूज चाहिए, मुझे बच्चों का सपोर्ट चाहिए, इमोशन चाहिए। ऐसे मत करो यार, मैं भी इंसान हूं, मेरा दिमाग है, फटे ना, ठीक है। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, राइट, समझे आप? प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। चलिए भाई प्लीज पढ़िए, मेरा काम है पढ़ाना और उसी पे मेरे को रहने दीजिए, मुझे पॉलिटिक्स समझ आती है। बहुत विनम्र आपसे विनती है। आइए कि अब बात करते हैं बस कि ये रहा आपके सामने, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एनोड पे क्या होगा? एनोड नेगेटिव चार्ज होगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे H- जो है वो H2 गैस बनाएगा। बोलो क्लियर क्या? ठीक है। अब चलो यहां पे आ जाओ, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इट रिलीजेस H2 गैस एंड एनोड। सेकंड थिंग आते हैं, जैसे हम सेकंड थिंग पे आएंगे भाई, अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर से करा दूं तो क्या होगा? और बेटा वाटर से जब मैं रिएक्शन कराऊं तो मैं वही बोल रहा हूं, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ। जब मैं वाटर से रिएक्शन करा रहा हूं तो देखो यहां पे आयोनिक हाइड्राइड्स ऑन रिएक्शन विद वाटर, आयोनिक हाइड्राइड्स ऑन रिएक्शन विद वाटर रिलीजेस H2 गैस। अच्छा, ये अपने आप होगा, ये कोई लिक्विड समझने वाली बात नहीं है। आयोनिक हाइड्राइड का एक एग्जांपल ले लेता हूं, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है ना। कोई भी आप ले सकते हो, आप ले लो, मैग्नीशियम हाइड्राइड भी ले लोगे, तो दोनों का मैंने एक एक ले लिया, एक एक एग्जांपल ले लिया, तो NaH या फिर MgH2। अगर इसकी रिएक्शन हम पानी से कराते हैं, देखो प्लस का माइनस के साथ कुछ कुछ होगा, प्लस का माइनस के साथ कुछ कुछ होगा। अब आ जाओ, NaH में क्या प्लस चार्ज आपको दिख रहा है? सर यहाँ पे सोडियम प्लस है और यहाँ पे OH माइनस दिख रहा होगा, कुछ कुछ होता तो है ही बेटा। Na प्लस ने OH माइनस के साथ बॉन्ड बना लिया, NaOH बन चुका है। बचा क्या है? वही आपका प्रोडक्ट है, एंड रिजल्ट है। यहाँ पे H माइनस बचा है और यहाँ पे H प्लस बचा है। इस माइनस ने इस प्लस के साथ कुछ कुछ किया है और बेटा H2 गैस का फॉर्मेशन होगा, यही तो हम चाहते थे। ये आयनिक हाइड्राइड जैसे ये MgH2 आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे बेटा ये MgH2 आपके सामने लिखा हुआ है, MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड की बात करो, ठीक है। Mg+2 जो है वो OH माइनस के साथ क्या बनेगा? MgOH होल ट्वाइस। Mg+2 OH माइनस के साथ MgOH होल ट्वाइस बना। क्या यहाँ पे H माइनस है और क्या यहाँ पे H प्लस है? बिल्कुल सही है, H माइनस और H प्लस जो है वो H2 गैस बनाएगा। बोलो हाँ ना, H माइनस और H प्लस यहाँ पे मिलकर H2 गैस बनाएगा। बोलो क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब क्या होता है कि सर ये सब बातें आपकी ठीक है, यहाँ तक की रिएक्शंस हो जाएंगी। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जो लिथियम हाइड्राइड है LiH, इट इज वेरी अनरिएक्टिव। LiH जो है वो अनरिएक्टिव है एट मॉडरेट टेंपरेचर। क्यों सर? स्मॉलर के टाइम है, स्मॉलर एनाइन है, भाई साहब रिएक्शन नहीं करेगा, मॉडरेट स्ट्रांग बॉन्ड है और अनरिएक्टिव एट मॉडरेट टेंपरेचर। हाउएवर it is used for synthesis of other hydride। बेटा बाकी हाइड्राइड के सिंथेसिस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। It is used for synthesis of other hydride। जैसे कि मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूं, LiH की बात करता हूं AlCl6 के साथ, Al2Cl6 AlCl3 हो जाएगा तो Al2Cl6 के साथ। क्लियर है? अब क्या होगा कि सर यहां पे देखो Li प्लस दिख रहा होगा बड़े अच्छे से, सर जी Cl माइनस में दिख रहा होगा, तो बड़े अच्छे से मैं LiCl, आपको भी बड़े अच्छे हो जाएंगे LiCl। अच्छा, और दिख रहा है कि सर ये सोडियम हाइड्राइड है, सॉरी लिथियम हाइड्राइड है, ये मेटल का हाइड्राइड है। मेटल का हाइड्राइड बता रखा है ऑर्गेनिक में रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि H माइनस रिलीज करते हैं और H माइनस रिलीज करेगा तो देखो LiAlH4 बन रहा है। क्या यहां से समझ में आ रहा होगा कि सर द फॉर्मेशन ऑफ वेरी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 का फॉर्मेशन हो गया। बोलो क्लियर? चलिए सेम मैं बात करता हूं, अगर मैं लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन कराता हूं B2H6 के साथ, फिर से ये LiH जो है वो H माइनस रिलीज करेगा और क्या बेटा LiBH4 होगा कि नहीं होगा? LiBH4 होगा कि नहीं होगा? बहुत अच्छी बात, LiBH4 होगा। आइए कोवलेंट/मॉलिक्यूलर मास कैसे होगा? ठीक है, कोवलेंट/मॉलिक्यूलर हाइड्राइड की बात करेंगे। कोवलेंट आयनिक हाइड्राइड इससे ज्यादा नहीं है आपके सिलेबस में। कोवलेंट/मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, चलिए फटाफट से लिखिए, कोवलेंट/मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड S ब्लॉक वाले हाइड्राइड्स हैं, कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड P ब्लॉक वाले हैं। आइए समझ लेते हैं नेक्स्ट पे कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कैसे होगा। कोवलेंट/मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, ठीक है। अब देखो एक एक करके हम समझेंगे कोवलेंट/मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, एक एक करके समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए कोवलेंट/मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, हाइड्राइड्स फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद P ब्लॉक। यहां पे लिखिए कोवलेंट हाइड्राइड कौन होगा? तो ऐसे हाइड्राइड्स जो बने हैं, हाइड्राइड्स फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन, हाइड्राइड्स फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद P ब्लॉक, आफ्टर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद P ब्लॉक, P ब्लॉक वाले आफ्टर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद P ब्लॉक। अच्छा, अब P ब्लॉक वाले हैं, क्या बेटा आपको समझ में आ रहा है? सर CH4 मीथेन। क्या आपको अमोनिया समझ में आ रहा है? क्या बेटा आपको वाटर समझ में आ रहा है? क्या आपको HF समझ में आ रहा है? बहुत ही शानदार, एक्सेट्रा ETC। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब आते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं हाइड्राइड्स जो P ब्लॉक वाले हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। द हाइड्राइड्स जो S ब्लॉक वाले आयनिक थे और P ब्लॉक वाले कोवलेंट है, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है इलेक्ट्रॉन रिच, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे, पहला होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इज द फर्स्ट काइंड। इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज होता है, ये सेकंड काइंड का होता है इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज। और इलेक्ट्रॉन रिच होता है ये बेटा थर्ड काइंड का होता है, द थर्ड ऑफ इट्स काइंड। इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज, इलेक्ट्रॉन थर्ड काइंड का हो गया इलेक्ट्रॉन रिच। आइए करके हम चर्चा करेंगे सबकी। अब P ब्लॉक में तो भाई बहुत सारे ग्रुप्स हैं, P ब्लॉक में ग्रुप 13 से ग्रुप 18 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो है जिसमें ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल मेटल के पास, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और कहां होती है? ग्रुप 13 के पास, P बोरोन फैमिली के पास। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया? अब देखो HA बेटा आपको मैं रिटर्न
दिस इज हाथ जोड़ के आपका गुरु, आपका टीचर हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करा, अब आप प्लीज चले जाइए, ठीक है? प्लीज आगे बढ़े। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। कहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बताओ? इलेक्ट्रॉन की कमी है कि भाई साहब जो ग्रुप 13 है बोरोन फैमिली, वो 3 ही बॉन्ड बनाता है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अब आ जाओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, टू फ्यू इलेक्ट्रॉन इन, यहाँ पे लिखो कि टू फ्यू इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि सर टू फ्यू इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। टू फ्यू इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल का मतलब क्या हुआ कि सर इसमें हैव लेस देन ऑक्टेट। यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रॉन इज लेस देन ऑक्टेट, ऑक्टेट से कम है, इलेक्ट्रॉन इज लेस देन ऑक्टेट। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में टू फ्यू इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल मतलब ऑक्टेट से कम हो गया, और ऑक्टेट से कम हो गया तो कौन है जो ऑक्टेट से कम बनाते हैं? ग्रुप 13 वाले ऑक्टेट से कम बनाते हैं। ग्रुप 13 के जो हाइड्राइड्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है और वो कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है। जैसे कि अरे अरे आपने BH3 B2H6 देखा है क्या? ये बोरोन का ही तो हाइड्राइड है, ये बोरोन का ही तो हाइड्राइड है B2H6/BH3। भाई दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, भले ही बनाना बॉन्ड बना है बट ऑक्टेट इनकंप्लीट होता है, फाइनली अनस्टेबल होता है, मोमेंटरली ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है? फयाज कह रहे हैं कि व्हाट वी कैन डू टू हेल्प यू, थैंक यू सो मच बट आई हैव मैंने शायद कुछ तो गलती की होंगी जिसका अभी ऐसा आ रहा है। मैं भगवान में बहुत विश्वास रखता हूं, है ना, भगवान बहुत विश्वास रखता हूं, तो शायद कुछ कमियां रह गई हैं जिसको ये पश्चाताप वाला पीरियड है। मैंने शायद कुछ तो गलती की होंगी जिसका अभी ऐसा आ रहा है। मैं भगवान में बहुत विश्वास रखता हूं, है ना, भगवान बहुत विश्वास रखता हूं, तो शायद कुछ कमियां रह गई हैं जिसको ये पश्चाताप वाला पीरियड है। मुझे कर ले दो, अकेले मैं करता हूं, और जैसे ही नीड पड़ेगी मैं आपके पास ही होगा, ठीक है? मेरा परिवार है इसलिए मैं खुल के बता देता हूं। थैंक यू नीलोफर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आइए अब आ जाओ B2H6 या BH3 की बात कर लिया, चलो B2H6 या BH3 की बात हो गई। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 जो होंगे इट विल फॉर्म ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 विल फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 विल फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। बोलो क्लियर क्या? अच्छा सर, अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या स्टेबल होने के लिए ये ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा बाहर से? भाई इसके पास ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका मतलब है कि सर ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 विल फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। यहां पे लिखो अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इट एक्ट एज लुईस एसिड, ठीक है ना? ये लुईस एसिड की तरह एक्सेप्ट करेगा, बोलो क्लियर? इट एक्ट एज लुईस एसिड, ब्रैकेट में लिखो दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ब्रैकेट में लिखो यहां पे कि दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। बहुत बढ़िया भाई, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है क्योंकि ऑक्टेट कम है, ऑक्टेट से कम है। अब देखो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्या होता है, यहां पे ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे ऑक्टेट जितना ही इलेक्ट्रॉन है, दे हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, जितना स्टेबल होने के लिए चाहिए ऑक्टेट चाहिए उतना ही है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में लिखेंगे कि दे हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। यहां पे दे हैव फ्यू इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल और यहां पे हो जाएगा दे हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। आपने कार्बन फैमिली में सुना होगा बेटा, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन फैमिली में 4 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन CH4, आपने कार्बन फैमिली में 4 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन SiH4। यहां पे लिखो कि सर जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने ही हैं, 8 बना रहे ना, 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। सो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स फॉर्म, ग्रुप 14 एलिमेंट्स फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज, ग्रुप 14 एलिमेंट्स फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज कोवलेंट हाइड्राइड्स। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। सर अब ये देखो 4 बॉन्ड बना रहा है, अब 4 बॉन्ड बना रहा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी बनेगी। तो इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज वाले चूंकि sp3 हैं तो बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अच्छा यहां पे ये 3 बॉन्ड बना रहे हैं तो sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री लिख सकते थे, पर एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, हम भी नहीं लिख रहे। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन रिच, इसका मतलब जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। क्लियर है? जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहां पे जरूरत से कम इलेक्ट्रॉन है, जरूरत भर इलेक्ट्रॉन है, जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जरूरत से कम इलेक्ट्रॉन है, जरूरत भर इलेक्ट्रॉन है, जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। हां बेटा एकदम क्लियर हुआ? आई अब आते हैं सर जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहां पे लिखो एक्सिस इलेक्ट्रॉन यहां पे होते हैं इज प्रेजेंट। बहुत अच्छी बात सर, जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक्सिस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट किस फॉर्म में रहता है? इन फॉर्म ऑफ लोन पेयर। एक जैसे आपको अमोनिया अंदाजा NH3, अमोनिया अंदाजा इसके पास लोन पेयर होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, अमोनिया हैज 1 लोन पेयर। बेटा जो हमारा वाटर होता है ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर होता है, बोलो क्लियर क्या? ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर होता है, मजा ही आ गया। सर आपने सुना होगा HF की बात, सो HF में 3 लोन पेयर होता है, बिल्कुल सही है, HF में 3 लोन पेयर होता है, बिल्कुल सही है, अमेजिंग हो गया। अब ग्रुप 15 से ग्रुप 17 तक जो है, ग्रुप 15 से 17 वाले, 13 यहां पे 14 यहां पे, नोबल गैस बनाता नहीं है हाइड्राइड। हां 15 से 17 वाले ये वाले हाइड्राइड बनाएंगे, 15 16 17 लिख रहा है। ग्रुप 15 टू 17, ग्रुप 15 टू 17 फॉर्म इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ग्रुप 15 से 17 जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बनाते हैं, बोलो क्लियर है क्या? अब सर यहां पे लोन पेयर है, लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन देगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब बेटा ये लुईस बेस है। इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन देगा मतलब भाई साहब ये लुईस बेस। अच्छा लुईस बेस है, आइए सर जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास हाइड्रोजन हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास हाइड्रोजन हो और साथ में लोन पेयर भी है, मतलब ये H बॉन्ड बनाएगा। जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास लोन पेयर हो और हाइड्रोजन भी है, इट फॉर्म्स H बॉन्ड। आगे देखो बेटा, फॉर्म्स H बॉन्ड, एकदम क्लियर है क्या? दैट्स ऑल अबाउट द कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। आपका कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड फिनिश हुआ, ठीक है? लोन पेयर देने वाले स्पीशीज बिल्कुल सही है, क्लियर हो गया, समझ में आया? आगे बढ़े और आगे बढ़े, ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट इज कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड आपके पास हो गया है। नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड फॉर आपके पास आ जाएगा स्टोइकोमेट्रिक या मेटालिक हाइड्राइड।
हाइड्राइड्स, मेटालिक कॉमा स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स। एस ब्लॉक वाला मैंने बता दिया आयोनिक है, पी ब्लॉक वाला बता दिया मैंने कोवलेंट है। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा मेटालिक स्लैश, मेटालिक हाइड्राइड जिसको बोलते हैं थर्ड वाला मेटालिक स्लैश नॉन स्टोइकोमेट्रिक। अच्छा पहले तो मैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक और स्टोइकोमेट्रिक समझाता हूं और फिर मैं मेटालिक पे आता हूं, ठीक है। आइए एक एक करके समझते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय स्टोइकोमेट्रिक? तो जैसे हम पढ़ते हैं बेटा HCl, तो एक हाइड्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक Cl है, दैट इज स्टोइकोमेट्रिक। मतलब अगर एटम्स इंटीजर रेशियो में है दैट इज स्टोइकोमेट्रिक। अगर मैं बात करता हूं CaCl2 की, तो एक के कॉरेस्पॉन्डिंग दो क्लोरीन है, अगेन इंटीजर रेशियो है भाई साहब, ये क्या हो जाएगा? स्टोइकोमेट्रिक। अगेन मैं बात करता हूं अगर MgOH होल ट्वाइस, एक के कॉरेस्पॉन्डिंग दो है, इंटीजर रेशियो है, स्टोइकोमेट्रिक। एकदम क्लियर हुआ बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं CaCO3 की, 1:1:3 इंटीजर रेशियो है, स्टोइकोमेट्रिक। लेकिन अगर कहीं लिखा हो LaH, ठीक है ना, LaH 0.8, अब देखो यहां पे फ्रैक्शन रेशियो हो गया, दिस इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक। फ्रैक्शन रेशियो हो गया मतलब नॉन स्टोइकोमेट्रिक। अब फ्रैक्शन कैसे होता है? तो देखो जैसे मैं आयरन मेटल बनाता हूं, मैं ये सब बताता हूं। स्टोइकोमेट्रिक तो बहुत आसान है, अगर एटम्स एलिमेंट रेशियो इंटीजर रेशियो में हो दैट मींस इट इज स्टोइकोमेट्रिक। मैं आता हूं आपके पास नॉन स्टोइकोमेट्रिक पे, मैं आपके पास पहले आयरन बनाता हूं, आयरन, ठीक है, आयरन Fe एलिमेंट। अब आयरन का भाई ये एक है, ठीक। आयरन कौवा, ठीक है, तो भाई चलो अब ये मैं एक कौवा भाई, चलो थोड़ा आगे बना लेते हैं, टेंशन मत लो, आ जाओ। ये है एक आयरन का मेटल, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। ये आयरन के एटम्स है, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठ। आपके पास मैंने आयरन के बहुत सारे क्रिस्टल्स ले लिए, मतलब आयरन के एटम्स ले लिए। आयरन के बहुत सारे मैंने क्रिस्टल्स ले लिए, मतलब आयरन के एटम्स ले लिए। अब इन क्रिस्टल्स में क्या है? अब इन क्रिस्टल्स में यहां पे आपको दिख रहा होगा दिस इज द खाली स्पेस। अब इन क्रिस्टल्स में क्या है बेटा? दिस इज द खाली स्पेस, दिस इज द खाली एम्प्टी स्पेस। और बहुत सारे हैं, एक नहीं है, दिस इज द एम्प्टी स्पेस। आपको दिख रहा होगा आयरन एटम्स के बीच में भाई साहब एम्प्टी स्पेस। यहां पे भी भाई एम्प्टी स्पेस दिख रहा। अमेजिंग, मजा आ गया सर आपको तो, है ना? यहां भी एम्प्टी स्पेस दिख रहा, हर एटम के बीच में भाई साहब एम्प्टी स्पेस दिख रहा। हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। इन एम्प्टी स्पेस में अगर हाइड्रोजन जाके छुप जाता है, इन एम्प्टी स्पेस में अगर हाइड्रोजन जाके थोड़ा बहुत हाइड्रोजन यहां, थोड़ा बहुत 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 यहां, इसको कहते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक। मतलब चार एटम के बीच में एक हाइड्रोजन फंसा है, 0.25 फ्रैक्शन, दिस इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक। नॉन स्टोइकोमेट्रिक का मतलब है कोई लैटिस है और लैटिस के खाली जगह में उसको बोलते हैं वॉइड। लैटिस का खाली जगह इसको बोलते हैं वॉइड। इस लैटिस के वॉइड में अगर एटम्स जाके बैठ रहे हैं, दिस इज मेटालिक या नॉन स्टोइकोमेट्रिक, ठीक है ना? लैटिस के वॉइड में अगर एटम्स जाके बैठ रहे हैं, दिस इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक या मेटालिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक या मेटालिक, ठीक है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक की बात करते हैं। अब आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया एस ब्लॉक वाला आयनिक, पी ब्लॉक वाला कोवलेंट। मेटालिक कौन है? हाइड्राइड्स फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद डी ब्लॉक मेटल्स, ठीक है ना? हाइड्राइड्स ये कौन होंगे? तो बेटा ये हाइड्राइड्स होंगे, हाइड्राइड्स व्हिच आर फॉर्म, हाइड्राइड्स जो हैं जो फॉर्म हुए हैं आफ्टर, हाइड्राइड्स व्हिच आर फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्राइड्स हाइड्रोजन के रिएक्शन के बाद ही बनते हैं। अच्छा कौन से? ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शन के बाद बनेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शन के बाद बनेंगे। बोलो क्लियर है क्या? एकदम समझ में आया? क्लियर है? ऑल गुड है? चलिए अब देखो आगे। सर मेटालिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड की बात कर लें तो आगे बढ़ जाते हैं कि सर जो ग्रुप नंबर 6 है, ग्रुप नंबर 7 है, ग्रुप नंबर 8 है एंड ग्रुप नंबर 9 है। ग्रुप 6, 7, 8, 9 ये डी ब्लॉक के हैं। इट डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, इट डू नॉट फॉर्म मेटालिक हाइड्राइड, इट डू नॉट फॉर्म मेटालिक हाइड्राइड, ठीक है ना? एक्सेप्ट क्रोमियम, मेटालिक हाइड्राइड एक्सेप्ट क्रोमियम। एक छोटा सा एक्सेप्शन आता है कि इन सब में क्रोमियम जो है वो हाइड्राइड बना लेता है एक्सेप्ट CrH। चलिए अब सर चूंकि ये मेटल है तो भाई साहब क्या होगा? चूंकि ये मेटल है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। सिंस इट इज अ मेटालिक हाइड्राइड और वॉइड्स के अंदर जगह है, मूवमेंट की जगह, जहां भी मूवमेंट होगा वहां पे भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। इट कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बढ़िया, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मजा आ गया। दे आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक, ऑब्वियस है कि सर वॉइड्स में बना है, दे आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक, दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। बहुत बढ़िया, क्यों? क्योंकि वॉइड्स में बना है। अब इसका एक दो एग्जांपल है, रटना नहीं है, मैं बता देता हूं। लैंथेनम का हाइड्रोजन के साथ 2.87 है, ठीक है, और यट्रियम के साथ एक और, ये रटना नहीं आपको भी, बस देख लीजिए, ऐसा होता है कोई पूछेगा नहीं, 2.55 होता है। तो देखो फ्रैक्शन में जब भी एलिमेंट्स आने लगे दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। बहुत बढ़िया, अमेजिंग हो गया। चलिए भाई अब देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वॉइड बताया था। वॉइड क्यों बताया था? वॉइड को ही इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, ठीक है ना? जो मेटल्स के बीच में जगह होता है उसको हम वॉइड कहते हैं या फिर इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो हम इसको वॉइड कहेंगे या तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस। थोड़ी देर, एक सेकंड रुक जाओ। ये जो है खाली खाली जगह, इसको हम कहते हैं वॉइड या फिर बेटा इंटरस्टिशियल स्पेसेस। वाह वाह वाह, इंटरस्टिशियल स्पेसेस, वॉइड या फिर इंटरस्टिशियल स्पेसेस की बात हम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। अब इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। यहां पे लिखिए इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। बेटा हम इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि बिकॉज हाइड्रोजन H ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल स्पेसेस, वॉइड को इंटरस्टिशियल स्पेस और ब्रैकेट में लिखो बेटा वॉइड। हाइड्रोजन कहां जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अब एक एनसीईआरटी का छोटा सा सवाल पूछूंगा, आपको उस भी उसमें बताना है, ठीक है? समझ में आया?
आपके पास एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और फिर हम आगे बढ़ेंगे वाटर पे। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन और फिर हम आगे बढ़ेंगे वाटर पे। आप सब लोग रेडी हैं? क्लियर है? चलिए आगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए 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 नेक्स्ट। तेरे जैसा यार कहां। एक मैसेज आया मेरे पास, एक बच्चा अपना, सर आप किसी को ₹1 भी मत देना, 90% सिलेबस हो चुका है। अरे यार, दिल है कि मानता नहीं है ना? ठीक है, कोऑर्डिनेशन इसके बाद। ठीक है, तो जो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे वो कोऑर्डिनेशन ही होगा। क्लियर हो गया? चलिए भाई, अब आते हैं क्वेश्चन बनता है आपके एनसीईआरटी में। क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी का, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और देखना काफी लोग कंफ्यूज होंगे, और ये जेईई मेंस के पीवाईक्यू में आया है, अभी तक नीट में आया नहीं है। एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है, pH5 डू नॉट एग्जिस्ट। pH5 डू नॉट एग्जिस्ट, व्हाई? pH5 डू नॉट एग्जिस्ट, व्हाई? pH5 एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा क्यों? हेलो, हाँ भाई, हाँ भी क्लास ले रहे हैं और यहां से निकलेंगे थोड़ी देर बाद, तो हो सकता है हम आज ही रुक जाए। ठीक है, ओके। pH5 डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है भाई, pH5 आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों ऐसा? चलिए, LaH 2.75 है बेटा, ठीक है हंस जी, आई क्यों ऐसा? मैं आपसे लॉजिक जानना चाहता हूं, मैं इसके दो रीजन दूंगा। पहला रीजन एनसीईआरटी में मेंशन है और दूसरा रीजन आपको सैटिस्फाइंग लगेगा क्योंकि वो आपके उसमें है, अंडरस्टैंडिंग में वैसा बसा हुआ है। ठीक है, आओ बेटा, pH5 डू नॉट एग्जिस्ट, क्यों ऐसा? अब देखते हैं सर। एक तो H एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता भाई। आपके नेचर में क्या मिलता है? H2। अब H2 से H बनाने के लिए वेरी हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है ना। H2 से H बनाने के लिए वेरी हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब भाई जब इतनी हाई एनर्जी होगी ही नहीं, H बनेगा ही नहीं pH5 में। ठीक है, तो सबसे पहला why pH5 is not found, बिकॉज़ उसके दो रीजन है, पहला और दूसरा, और एक और रीजन मैं दूंगा। पहला ये है हाई एनर्जी, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। अब हम क्या बना रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, H2 से H बना रहे हैं, मॉलिक्यूल से एटम बना रहे हैं, तो एटम बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं एटमाइजेशन। तो एटमाइजेशन में बहुत हाई एनर्जी लगेगी, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है ना, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। चलिए अब आ जाते हैं सर हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद सेकंड, हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या होगा सर, ये इलेक्ट्रॉन लेगा ही, अब इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो भाई साहब रिएक्शन ही क्यों करेगा? ठीक है ना, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, पॉजिटिव लिखो, ठीक है, हाई, चलो हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कर दो, नॉट पॉजिटिव, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो, ELEC। हां चलो, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया। अब आइए थोड़ा एक बहुत अच्छी से चर्चा भी कर लें। एक और जो चर्चा हम करेंगे वो ये है कि सर अब जो लॉजिकल आंसर मैं दे रहा हूं, देखना, फास्फोरस के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 5 बॉन्ड बन रहे हैं। फास्फोरस के 5 बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब एक s ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है सर, इसमें 3 p ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहे होंगे, बहुत बढ़िया बेटा। इसमें 2 d ऑर्बिटल भी इस्तेमाल हो रहा होगा, अमेजिंग बेटा, वाओ। अच्छा सर, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 5, और हाइड्रोजन के तो सर पांचों के 5 s ही होंगे, 1 2 3 4 और 5। पहला बॉन्ड s और s ओवरलैप से बना होगा, बाकी के 3 बॉन्ड s और p ओवरलैप से बने होंगे, एकदम ठीक। लेकिन ये 4 हो गया, 5वां s भी आएगा, हाइड्रोजन 5 है, 5 s आएंगे। लेकिन एक बात बताइए, क्या इस जन्म में ये संभव है कि d और s ऑर्बिटल का ओवरलैप हो सके? क्या इस जन्म में संभव है कि d और s ऑर्बिटल का ओवरलैप हो सके? नहीं सर, d और s कभी बॉन्ड नहीं बनाएगा, ओवरलैप नहीं होगा, देयरफॉर pH5 इज नॉट फाउंड। बट एनसीईआरटी जो कहता है वही आपके सेक्शन रीजन में आएगा। एनसीईआरटी ये कहता है, एनसीईआरटी क्लियर है क्या? एनसीईआरटी आपके ये कहता है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। LaH के बाद है बेटा 2.75, ठीक है, इट इज नॉट वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बेटा तुषार, ठीक है। चलिए, तो यहां तक समझ में आया। पहला रीजन हमने वो दिया ऊपर वाला कि सर हाइड्रोजन जल्दी टूटेगा नहीं और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और दूसरा कि सर s और d कभी ओवरलैप नहीं हो सकते, pH5 नहीं बन सकता, आगे बढ़ सकते बेटा, बोलो हां या ना? चलिए अब आ जाओ यहां पे कि सर वाटर की बात कर लेते हैं, पानी की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? पानी की बात कर लेते हैं, वाटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए वाटर के बारे में अभी चर्चा करते हैं, यहां तक लिख लीजिए, आइए वाटर की चर्चा कर ले। वाटर क्या है आपका? सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट है? चलिए आइए बात करें वाटर, पानी जिंदगी, वाटर, ठीक है ना। 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो का सुना होगा आपने ना, ये 1 बूंद जिंदगी क्या हो जाता है, ये हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। चलिए आइए अब आ जाओ, ये वाटर है, वाटर दुनिया का यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना गया है, इसमें दुनिया का हर चीज घुल मिल सकता है, इट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मैंने बोला है घुल मिल सकता है, कई चीजें मिलती है, 99% चीजें इसमें मिल जाती है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अच्छा, आपने टॉनी कक्कर का वो गाना भी सुना होगा, ब्लू है पानी पानी, है ना, आज ब्लू है पानी पानी, सुना है आपने? और वो एकदम झूठा गाना है, क्योंकि पानी का कोई कलर ही नहीं होता, वाटर इज अ कलरलेस, ठीक है, वाटर इज कलरलेस बेटा, कोई ब्लू है पानी पानी नहीं, पानी रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। एक और चीज, आपने एक और गाना सुना होगा, तू मीठे घाट का पानी, सुना है आपने? ये रंग शरबतों का और तू मीठे घाट का पानी, पहला तो बेटा रंग नहीं होता पानी में, और दूसरा मीठे घाट का पानी, तो ऐसा पानी कोई मीठा नहीं होता। वाटर इज टेस्टलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड होता है,